तुम बहुत गलत कर रहे हो नाजी। तुम्हारी जहानत और दलेरी में कोई शुबा नहीं, मगर तुम खूनी भेड़ियों के हिसार में हो, यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे। मैंने कहा तुम्हारे पास कहने को सिर्फ यही अल्फाज रह गए हैं। इस बात को भूल जाओ कि अब तुम किसी तरह मुझ पर असरअंदाज हो सकोगी। अब तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। बेला ने कहा, इस भरम में मत रहना कि इन जैसी तवाइफों की पनाह में रहकर तुम अपने आप को बचाए रखोगे। वो लोग तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब तक तुम्हारी तलाश शुरू हो चुकी होगी और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने कहा, उनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पीछे उस कॉटेज में गया था। वो तो यही समझेंगे कि शायद तुम ही किसी वजह से भागी हो। बेला ने कहा, वो इतने बेवकूफ नहीं है। कमरे की हालत, फर्श पर पड़ी हुई मेरी साड़ी देखकर उन्हें किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और फिर तुम ये भूल गए हो कि जब तुम मेरे कॉटेज में आए थे तो तुम्हारे पास एक थैला भी था जो उस कॉटेज में ही रह गया है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो मैं कह सकती हूँ कि तुमने मरीना क्लब से मेरा पीछा शुरू किया और क्लब में भी वो थैला तुम्हारे कंधे पर रहा होगा। क्लब में आने वाले हर शख्स पर कड़ी निगाह रखी जाती है। अगर किसी ने नाजी की हैसियत से तुम्हें नहीं पहचाना तो वो थैला उन लोगों की नजरों में जरूर आ गया होगा और कॉटेज में वो थैला पाकर उन्हें 2 और 2 4 का हिसाब लगाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बेला की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मेरा वो थैला वाकई बेला के कॉटेज में रह गया था, लेकिन फिर मैं अपने आप को तसल्ली देने लगा कि थैले में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मेरे बारे में कोई सुराग लगाया जा सकता। और फिर ये जरूरी भी नहीं था कि उस थैले के बारे में ये तसव्वुर कर लिया जाता कि वो मेरी मिल्कियत है। इसमें शुबा नहीं कि क्लब में 2 आदमियों ने मुश्तबा निगाहों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन मुझे पहचानता तो कोई नहीं था। पहचान लिया जाता तो वो लोग मुझे क्लब से निकलने का मौका न देते। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि तुम्हारा गुरु घंटाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अलबत्ता मैं उसे घुटने टेकने पर जरूर मजबूर कर दूंगा। बेला के कुछ कहने से पहले छमिया कमरे में दाखिल हुई। उसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें 2 कप चाय के अलावा देसी वोडका की बोतल और एक ग्लास भी रखा हुआ था। उसने ट्रे ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और चाय का एक कप उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। छमिया ने बोतल खोलकर ग्लास में शराब उंडेली। ग्लास बेला की तरफ बढ़ाया। बेला उठकर बैठ गई। बोली, मैं शराब नहीं पीती। मैंने कहा, लेकिन आज तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आदमी सच उस वक्त बोलता है जब उसके दिल में कोई खोट ना हो या वो नशे में हो। खोट तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम सच्चाई को अपने करीब भी फटकने नहीं दोगी। अलबत्ता शराब के नशे में तुम वो सब कुछ उगल दोगी जो मैं पूछना चाहूंगा। बेला ने कहा, मैंने कह दिया ना कि मैं शराब नहीं पीती। मैंने छमिया को इशारा किया। उसने ग्लास ट्रे के करीब रख दिया और चाय का दूसरा कप लेकर कुर्सी पर बैठ गई। छमिया ने मेरी हिदायत पर अमल किया था, जिसका मतलब था कि वो मेरे साथ ताउन करने को तैयार थी। बेला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तवाइफ, तुम समझते हो कि ये तुम्हें बचा लेगी? ये शायद अपनी बहन का अंजाम भूल गई है जिसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। मैंने छमिया की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। आंखों में अचानक ही सुर्खी उभर आई। उसके जिस्म पर लर्जा सा तारी होने लगा था। उसके हाथ भी हौले हौले कांपने लगे थे। चाय छलक कर उसके कपड़ों पर गिरी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी तो बर्दाश्त जवाब दे गई। वो उठ खड़ी हुई और उसने चाय का कप बेला पर फेंक दिया। गर्म गर्म चाय बेला के चेहरे पर पड़ी। वो चीख उठी। इससे पहले कि वो संभल सकती, छमिया ने पलंग पर चढ़कर उसे दबोच लिया। वो बेला के बाल मुट्ठियों में जकड़े जोर जोर से झटके देती चीख रही थी, तूने मुझे तवाइफ कहा? तवाइफ तो तू है। वो बेला के सीने पर सवार हो गई। बोली, पहले तो मुझे शुबा था कि मेरी बहन को नागराज ने कत्ल कर दिया है। मैं तो इतने दिनों से अपनी बहन के हत्यारों की तलाश में थी और आज तुमने बख ही दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताओ, किसने हत्या की मेरी बहन की? ये मेरे लिए एक नया इंकिशाफ था। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि छमिया ने क्लब में उन लोगों के खिलाफ इतनी शदीद नफरत का इजहार क्यों किया था। उस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक थी। जब मैं छोटा था तो गांव में औरतों को आपस में लड़ते हुए देखा करता था। 2 औरतों की लड़ाई में बड़ी दिलचस्पी की बात यह होती है कि उनके बारे में बड़े सनसनीखेज इंकिशाफात होते हैं। लेकिन जहां मेरे लिए सनसनीखेज इंकिशाफ ये था कि छमिया की छोटी बहन नागराज के आदमियों के हाथों मारी गई थी और जाहिर है वो इंतकाम की आग में जल रही होगी। और उस वक्त उस पर जुनून सतारी हो गया था। उसने बेला पर अचानक ही हमला किया। बेला अपना दिफा नहीं कर सकी थी। छमिया उसके सीने पर सवार थी और दोनों हाथों से उसका गला दबोच रखा था। बेला की आंखें हलकों से उबली पड़ रही थीं। मैं भी छलांग लगाकर बेड पर पहुंच गया और बेला को छमिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छमिया की गिरफ्त खासी मजबूत थी और मैं बड़ी मुश्किल से बेला को उससे निजात दिलाने में कामयाब हो सका। गुलू खलासी होते ही बेला ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी।
लेकिन मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। छमिया ने फिर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। कहा, छमिया होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने इसे मार दिया तो बहन के कातिलों तक कैसे पहुंचोगी? बात छमिया की समझ में आ गई। वो बेड से उतर गई। उसका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। मैंने उसे एक हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और बेला को बेड पर गिरा दिया। बेला के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई थी। मेरे बारे में तो शायद वो यही समझती थी कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब छमिया की बहन के कत्ल का मामला बीच में आ गया था। उसने शायद छमिया को दबाव में लेने के लिए उसकी बहन के कत्ल की बात की थी, मगर अब वो खुद फंस गई थी। छमिया कुर्सी पर बैठे बैठे गुर्राई, तुम्हें बताना होगा कि मेरी बहन का हत्यारा कौन है। बेला हकलाई, मैं नहीं जानती। छमिया एक बार फिर कुर्सी से उठ खड़ी हुई, बोली, तुम जानती हो, तुम जरूर बताओगी। उसने शराब का ग्लास उठा लिया, बोली, लो पियो। वो शायद मेरे बताए हुए फॉर्मूले पर अमल करने जा रही थी। बेला की आंखों में खौफ उभर आया। बोली, मैं शराब नहीं पीती। छमिया ने कहा, मैं पिलाऊंगी तुम्हें। उसने शराब उसके चेहरे पर गिरा दी। ग्लास रखकर उसने बोतल उठा ली और एक बार फिर बेड पर चढ़ गई। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाहती थी और मैं भी इस मामले में उसकी मदद करने को तैयार हो गया। मैंने बेला को गिरफ्त में लिया और छमिया ने शराब की बोतल उसके मुंह में ठूस दी। बेला सर झटकने लगी, लेकिन मैंने उसे मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था। कुछ शराब होंठों से बहकर उसके चेहरे को तर करने लगी। छमिया ने बोतल उस वक्त तक नहीं हटाई जब तक वो आधी नहीं हो गई। बोतल हटते ही बेला ने एक जोरदार उबकाई ली। मैंने उसे छोड़ दिया। वो दोनों हाथों से सीना और पेट सहलाते हुए उबकाइयां ले रही थी। उसके पेट और सीने में यकीनन आग भड़क उठी होगी। छमिया ने दांत कचकचाते हुए कहा, अब ये बकेगी। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि बाहर सड़क पर कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने छमिया की तरफ देखा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सिर्फ 2 मिनट के बाद वो वापस आ गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो हकलाई, वो लोग आ गए। मैं भी उछल पड़ा। कहा, कौन? वो बोली, नागराज के आदमी। वो इंसान नहीं, यमराज हैं, मौत के फरिश्ते। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। बेला ने ठीक ही कहा था कि वो लोग मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, और मैं सोच रहा था कि मुझसे गलती कहां पर हुई थी जिससे उन्होंने मेरा सुराग लगा लिया था। और फिर मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। वो गाड़ी कॉटेज के सामने खड़ी थी। वो शहर भर में मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे। ये शहर था ही कितना बड़ा। इधर से गुजरते हुए गाड़ी नजरों में आ गई होगी। मैंने बेला की तरफ देखा। वो भी सीधी होकर बैठ गई थी। शराब अभी तक उसके दिमाग पर असरअंदाज नहीं हुई थी। उसने हाथ से सीना सहलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब यहाँ तुम दोनों की लाशें गिरेंगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शायद चीखने के लिए मुंह खोला था, लेकिन मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर कान के नीचे एक नस सहलाने लगा। बेला चंद सेकंड में झूल गई। मैंने उसे बिस्तर पर डाल दिया और छमिया को इशारा किया। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। छमिया दूसरे कमरे से अपना शोल्डर बैग उठा लाई और मुझे साथ आने का इशारा किया। लाउंज में पहुंचकर पहले वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अकबी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उस वक्त बाहर से धप-धप की आवाजें भी सुनाई दी। 2-3 आदमी पुख्ता सहन में कूदे थे। छमिया का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। उसने बड़ी आहिस्तगी से पिछली तरफ का दरवाजा खोल दिया और फिर हम जैसे ही बाहर निकले उसने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। ये गली ज्यादा कुशादा नहीं थी। दोनों तरफ के मकानों की पुश्त उस तरफ थी, इसलिए जहां न तो रोशनी का माकूल इंतजाम था और न ही किसी किस्म की आमदरफ्त थी। वैसे भी आधी रात हो चुकी थी। मौसम में खुनकी भी थी। लोग अपने अपने घरों में थे। छमिया ने कहा, इस तरफ, और वो एक तरफ दौड़ने लगी। वो नंगे पैर थी और मेरे पैरों में जॉगर्स थे, इसलिए कदमों की आवाज भी न होने के बराबर थी। दफतन फजा में फायर की आवाज गूंज उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हमारे ताकुब में कोई नहीं था। फायर की आवाज छमिया के कॉटेज की तरफ से आई थी और मेरा ख्याल था कि उन्होंने कॉटेज का दरवाजा खोलने के लिए लॉक पर फायर किया होगा। हम दौड़ते हुए एक और गली में मुड़ गए। मैं जानता था कि वो कॉटेज में बेला को बेहोश पड़े देखकर और किसी और को वहां न पाकर फौरन ही हमारी तलाश शुरू कर देंगे। छमिया एक और तंग सी गली में घुस गई। ये गली ज्यादा तवील नहीं थी। उसके इख्तिताम पर कुछ खुली जगह और उससे आगे इक्का दुक्का बंगले थे। छमिया ने कहा, इस तरफ जरा आगे मेरी एक दोस्त रहती है, उसके यहाँ हमें पनाह मिल जाएगी। मैं रुक गया। कहा, 1 मिनट। बेला तुम्हें जानती है, बल्कि उस ग्रोह के बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं। वो तुम्हारी दोस्तों को भी जानते होंगे। तुम किसी भी दोस्त के यहाँ जाओगी तो पकड़ी जाओगी। छमिया ने कहा, तो फिर? उसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था। मैंने कहा, शांता क्लिनिक किस तरफ है? तुम्हारे कॉटेज की तरफ आते हुए मैंने किसी बंगले पर बोर्ड देखा था, लेकिन अब रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। छमिया ने एक तरफ इशारा किया, बोली, उस तरफ। हमने दौड़ लगा दी।
2-3 गलियां घूमने के बाद हम फिर एक कुशादा सड़क पर निकल आए। आगे मोड़ पर तेज रोशनी दिखाई दी। दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा और छम्या का हाथ पकड़कर एक बंगले की तरफ दौड़ लगा दी। गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनी उस मोड़ पर घूम रही थी। मैंने छम्या का हाथ पकड़े हुए बंगले के सामने गार्डिनिया की बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। छम्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे लेकर नीचे झुकता चला गया। ठीक उसी लम्हे वो गाड़ी उसी तरफ घूमी थी और उसके साथ ही फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी थी। ये इस बात की अलामत थी कि ये वही थे जो हमें तलाश कर रहे थे। गालिबन फायरिंग इसलिए की जा रही थी कि उस इलाके में कोई हमें अपने घर में पनाह देने की हिमाकत न करे। वो गाड़ी तेजी से बिल्कुल हमारे सामने से गुजर गई। हम उस वक्त तक बाढ़ के पीछे दुबके रहे जब तक वो गाड़ी अगले मोड़ पर घूमकर निगाहों से ओझल न हो गई। हम बाढ़ से निकलकर फिर एक तरफ दौड़ने लगे। सड़क सुनसान थी। जब सूरत हाल ऐसी हो तो कौन अपने घर से निकलने की हिमाकत कर सकता है। अगले मोड़ पर हम उस तरफ घूम गए जिस तरफ से वो गाड़ी आई थी। छम्या ने एक तरफ इशारा करते हुए बताया, वो बंगला अगली गली के मोड़ पर है जहां शांता क्लिनिक है। हम तेज तेज उस तरफ चलने लगे और आखिरकार मजीद किसी रुकावट के उस बंगले के सामने पहुंच गए। ये कॉर्नर का बंगला था। सामने की तरफ क्लिनिक था जिस पर बोर्ड लगा हुआ था। गेट बंद था। बंगले का एक दरवाजा गली में था। मैं छम्या का हाथ पकड़कर उस तरफ पहुंच गया। उस तरफ भी गेट के सामने तकरीबन 4 फुट चौड़ा लॉन था जिसके आगे गार्डिनिया की तकरीबन 2 फुट ऊंची बाड़ लगी हुई थी। मैंने गेट के साथ दीवार पर लगी हुई कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि गली के दूसरे मोड़ पर किसी गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनियां घूमती हुई नजर आईं। मैंने छम्या का हाथ पकड़ा और बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। वो कोई कार थी जो हल्की रफ्तार से आ रही थी और फिर वो हमारे ऐन सामने इस तरह रुक गई कि उसका रुख सामने वाले बंगले की तरफ था। मुझे समझने में देर न लगी कि वो जो कोई भी था उस बंगले का रहने वाला था। कार से 2 मरतबा हॉर्न बजाया गया। कार की अकबी बत्तियों की सुर्ख रोशनी बाड़ पर पड़ रही थी। बाड़ ज्यादा घनी नहीं थी। रोशनी झाड़ियों से छनकर हम पर भी पड़ रही थी। हम बेहिस्सो हरकत घास पर लेटे रहे। कार से तीसरी मरतबा हॉर्न बजाने पर सामने वाले बंगले का गेट खुला। कार अंदर चली गई और गेट बंद हो गया। उसके बाद भी 3-4 मिनट तक हम बाड़ के पीछे घास पर लेटे रहे और जब मैंने उठना चाहा तब मुझे एहसास हुआ कि छम्या खौफ के मारे कांप रही थी। इस किस्म की सूरत हाल से गालिबन पहली मरतबा 2-4 हुई होगी। मैंने उसका कंधा थपथपाया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। गेट के पास पहुंचकर मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं बजर बजने की हल्की सी आवाज सुनाई थी। मैंने गेट की दर्ज से अंदर एक खिड़की में रोशनी देख ली थी और मेरा ख्याल था कि शांता अभी जाग रही होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। 1 मिनट के बाद दरवाजा खुला और एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने सरगोशी में जवाब दिया, अलका अग्निहोत्री का मेहमान नाजी, जिसका तुमने इलाज किया था। मजीद कुछ नहीं पूछा गया और गेट का जिली दरवाजा आहिस्तगी से खुल गया। मैं छम्या को लेकर अंदर दाखिल हो गया। शांता ने गेट बंद कर दिया और इशारा करती हुई आगे बढ़ गई। गेट के अंदर की तरफ एक फिएट कार खड़ी थी। हम उसके करीब से गुजरते हुए सामने खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। शांता ने मेरे साथ छम्या को गेट में दाखिल होते तो देख लिया था, लेकिन वहां तारीकी में उस पर तवज्जो नहीं दी थी। मगर रोशनी में आते ही वो चौंक गई। बोली, ये कौन है? मैंने कहा, इसकी वजह से आज मेरी जान बची है। दुश्मनों के नरगे से भी मुझे यही निकाल कर लाई है। अगर ये साथ न होती तो मैं यहाँ तक न पहुँचता और रास्ते में ही मारा जाता। वो इसकी जान के भी दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आया हूँ। शांता बड़ी नागवार सी नजरों से छम्या की तरफ देख रही थी और इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। जब मैं बेला के साथ छम्या के कॉटेज पर आया था तो उसने बहुत मुख्तसर से कपड़े पहने हुए थे। अब शांता को उसे घूरते पाकर मुझे भी ख्याल आ रहा था कि किसी के घर जाने के लिए ऐसा लिबास मुनासिब नहीं था। शांता छम्या से बोली, तुम मेरे साथ आओ। वो इशारा करते हुए एक कमरे में घुस गई। छम्या ने मेरी तरफ देखा और कमरे में दाखिल हो गई। चंद मिनट के बाद वो शांता के साथ बाहर निकली तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने लंबी मैक्सी पहन रखी थी। शांता खुद भी मैक्सी पहने हुए थी। शांता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है वो लोग इसी इलाके में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने फायरिंग की आवाज सुनी थी। मैंने कहा, उन्हें ये शुबा नहीं हो सकता कि हम यहाँ हैं। हम जिस जगह से भागे हैं वो यहाँ से कम 1 मील दूर है। हम छुपते छुपाते यहाँ पहुंचे हैं। शांता बोली, तकरीबन 1 घंटा पहले अलका का फोन आया था। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं उसे फोन पर इत्तला दे दूं। हम उस वक्त नशिस्तगाह में थे। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। शांता ने अलका का नंबर मिलाया और लाइन मिलने पर मेरे बारे में इत्तला देने लगी। फिर उसने फोन का रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं कुछ देर तक अलका से बातें करता रहा, फिर शांता की तरफ मुतवज्जे हो गया। कहा, बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले हमें कुछ खाने को तो दो। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। शांता ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, रसोई में देखती हूँ, तुम लोग उस कमरे में बैठ जाओ, मैं यहाँ की बत्ती बुझा दूंगी।
क्योंकि बाहर से इस कमरे की रोशनी दिखाई देती है। मैं और छमिया उस कमरे में आ गए। ये बेडरूम था। एक दीवार के साथ 2-3 कुर्सियां भी रखी हुई थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। छमिया भी पलंग की पट्टी पर टिक गई। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासुरात थे। मैंने कहा, आराम से बैठो छमिया, डरने की जरूरत नहीं है। ये जगह बिल्कुल महफूज है। यहाँ हमारे लिए कोई खतरा नहीं। छमिया उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। क्लब में मैंने उसे बताया था कि मैं सैलानी आदमी हूँ। घूमता घुमाता आज ही माउंट अबू पहुंचा हूँ और अभी तक मैंने कहीं रिहाइश का बंदोबस्त भी नहीं किया। और अब तक जो कुछ हुआ था वो उसके लिए यकीनन हैरत अंगेज और जहन को उलझा देने वाला होगा, खास तौर पर हमारी ये पनाह का। छमिया यकीनन सोच रही होगी कि अगर मैं इस शहर में अजनबी हूँ तो एक लेडी डॉक्टर ने अपने घर में पनाह क्यों दी थी। और शांता से मेरी बातें और अलका अग्निहोत्री से फोन पर होने वाली मेरी गुफ्तगू ने भी उसके जहन को उलझा रखा होगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद शांता हमारे लिए खाना ले आई। आलू मेथी की भुजिया और गरम गरम चपातियां। भुजिया की खुशबू से भूख और चमक उठी। उस वक्त खाना खाने में वाकई बहुत मजा आया। खाने के बाद शांता मुझे अलग ले गई और सूरत हाल दरियाफ्त करने लगी। मैंने उसे बेला के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, ताहम उसे ये बताया कि बाजार में घूमते हुए एक आदमी को मुझ पर शुबा हो गया था। उससे बचने की कोशिश में मैं मजीद उलझता चला गया और किसी तरह छमिया तक पहुंच गया, जो मुझे बचाने की कोशिश में खुद भी इस चक्कर में फंस गई। मैंने उसे छमिया की असलियत के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। शांता ने मेरे खामोश होने पर कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को ऊपर वाले कमरे में छोड़ देती हूँ। सुबह काम करने वाली औरत आ जाती है, उसने अगर तुम लोगों को देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। सुबह मुझे बहरहाल उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर किसी को यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा भी हो गया तो नागराज के आदमी तुम लोगों के साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम डरती हो? शांता ने कहा, अगर मुझे कोई खौफ होता तो तुम्हें अंदर घुसने ही न देती, लेकिन बेखौफ होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को खातिर में ही न लाया जाए। मोहतात रहना बहरहाल अच्छी बात है। ये 2 मंजिला बंगला था। ऊपर जाने के लिए जीना भी हॉल में ही था। ऊपर भी 3 कमरे थे। एक कमरे में पहुंचकर अंधेरे में टटोलते हुए शांता ने पहले खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और फिर मध्यम रोशनी वाला बल्ब जला दिया। बोली, तुम लोग यहाँ सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। वो वापस चली गई। मेरी वो रात बेचैनी से ही गुजरी थी। छमिया तो खौफजदा होने के बावजूद बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मुझे रात के आखिरी पहर तक नींद नहीं आ सकी। रात भर सड़क पर गाड़ियों की भाग दौड़ की आवाजें सुनाई देती रहीं, जिसका मतलब था कि हमारी तलाश जारी थी। मैं अगरचे 4 बजे के बाद ही सोया था, लेकिन सुबह 9 बजे शांता के चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं कमरे के दरवाजे में खड़े होकर गौर से सुनने लगा। मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो मुलाजिमा पर बरस रही थी। और फिर 1 घंटे के बाद शांता हमें नीचे ले गई। तब पता चला कि शांता किसी बात का बहाना बनाकर मुलाजिमा पर बरस रही थी और उसे काम से निकाल दिया था। हमें नाश्ता देकर शांता क्लिनिक में चली गई। क्लिनिक वाला हिस्सा बिल्कुल अलग थलग था। अंदर से अगरचे दरवाजा था, मगर शांता ने उसे बंद कर दिया था। और फिर इस दौरान शांता से कुछ और बातें मालूम हुई। नागराज के आदमी रात भर हमें तलाश करते फिर रहे थे। छमिया के कॉटेज वाले इलाके में वो लोग जबरदस्ती कई घरों में घुस गए थे और हमारे बारे में पूछने के लिए लोगों से मारपीट भी की थी। लोगों को ये धमकियां भी दी गई थी कि अगर किसी ने हमें पनाह दी तो उसके घर को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उस रात हम नीचे वाले एक कमरे में ही सोए थे। 2 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। कोई गाड़ी ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ बंगले के सामने रुकी थी और फिर उसके चंद सेकंड बाद ही कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। लगता था जैसे कोई बार बार बेल का बटन दबा रहा हो और उसके साथ ही गेट भी धड़धड़ाया जाने लगा। मैं उछलकर बैठ गया। रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में आ गया। मेरी नींद काफूर हो चुकी थी। छमिया भी जाग गई। उसके चेहरे पर एकदम खौफ के तासुरात फैल गए। मैं कमरे से बाहर आया तो शांता अपने कमरे से निकल रही थी। उसके चेहरे पर भी अनजाने से खौफ के तासुरात नुमाया थे। कॉल बेल बजाने के साथ गेट अब भी जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था।